नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती को लेकर की बात करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी को बता दें कि जो एडेड के माध्यमिक विद्यालय हैं जहां पर लिपिक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आने शुरू हो चुके हैं, जिलेवार और उन जिलों में विद्यालयवार ही ऑफलाइन फॉर्म भर के उसमें भेजना है उस विद्यालय के एड्रेस पर। साथ ही साथ उस जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में एक ऑफिशियल ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कराई जा रही है उन विद्यालय के प्रबंधक के द्वारा। तो पूरे जो है डॉक्यूमेंट्स की एक स्कैन कॉपी भी भेजनी है ईमेल आईडी पर, और विद्यालय को फॉर्म भर करके सभी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ लगाते हुए और जो डिमांड ड्राफ्ट मांगा गया है वो बनवाते हुए, उसमें कैसे बनवाना है, किन नाम पे बनवाना है, सारी चीज़ें उस नोटिफिकेशन में दी जा रही हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको एक दिखा रहे हैं, देवरिया ज़िले में सारी चीज़ें यहाँ पर है। इंटरमीडिएट ट्रिपल सी पीईटी में 50% से ऊपर परसेंटाइल, 18 से 40 आयु सीमा, और नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी रहेगी, और 750 रुपये जनरल ओबीसी, SC ST व EWS 500 रुपये बैंक ड्राफ्ट किसके नाम पर भेजना है। यहाँ पर ईमेल आईडी भी दी गई है और यहाँ पर बोला गया है कि आप हमें भेजें पूरा जो भी डॉक्यूमेंट्स है फॉर्म भरने के, उसके साथ में फ़ोटोकॉपी, और सभी फ़ोटोकॉपी जो है 100 प्रमाणित करके भेजना है। बाकी चीज़ें जो आप भेजते हैं और जो आप इसमें फॉर्म भरते हैं, केयरफुली फॉर्म भरना है, कोई भी गलती कहीं पर नहीं होनी चाहिए। मतलब पूरी डिटेल्स आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। तो PDF आपको हम टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा देंगे, और जिन जिन जिलों के नोटिफिकेशन आते जाएंगे उनकी सूचना आप सभी को मिलती रहेगी। दूसरी अपडेट यहाँ पर सेलेक्टेड एएनएम बहनों की ज्वाइनिंग को लेकर के दिनांक 5 अक्टूबर को जिला बलिया में डिप्टी CM श्री ब्रजेश पाठक सर से मुलाकात की गई थी। उनको ज्ञापन दिया गया और उनकी तरफ से ये स्पष्ट आश्वासन दिया गया है कि इसी महीने में आप सबकी नियुक्ति होगी। अब यहाँ पर हम लोग कोर्ट केस को लेकर के जितने भी मैटर है कोर्ट में, जितने भी बहनें हमारे चाहे कोर्ट मैटर वाली हों या फिर जो बहनें सेलेक्टेड हो या जो बहनें वेटिंग लिस्ट के लिए कोशिश कर रही हैं, सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। आपको सही जानकारी मिले ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य है, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में आप अपने स्तर से भी ज़रूर पता करने की कोशिश किया करिए। ऐसा नहीं कि कुछ आपको बता दिया गया आप उसी चीज़ को मान करके बैठे हैं। हमने ऐसे देखा है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भाई बहन होते हैं, किसी भर्ती में होते हैं और चीज़ों की पूरी या स्पष्ट जानकारी हम नहीं कर पाते हैं, और हमें बता दिया जाता है कि इस प्रकार से चीज़ें हो जाएंगी, और उसी के चक्कर में हमारा काफ़ी समय, श्रम, पैसा बर्बाद होता है। सही चीज़ के लिए, न्याय के लिए जो संघर्ष न करे वो तो सबसे गलत होता है। अगर अन्याय हुआ है तो वहाँ पर तो न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए जब तक कि आपको न्याय नहीं मिल जाता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें हम जो चीज़ें जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं उसमें कहाँ तक चीज़ें संभव हो सकती हैं, किस प्रकार से हो सकती भी हैं कि नहीं हो सकती हैं। कोर्ट मैटर वाले को लेकर के मैंने पहले भी आप लोग हमें पूछ रहे थे व्हाट्सएप पर, हमारे मैसेज आप सभी क्या रहे थे पहले भी और फिर से आए हुए हैं अभी। उसके बाद हमने ये वीडियो बनाना उचित समझा यहाँ पर। तो उसमें पहले हमने आपको बताया था कि अगर आयोग की तरफ से जवाब नहीं लगाया गया है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि भर्ती में स्टे लगी है। पूरी तरह से ये सब चीज़ें पता नहीं कैसे बताई जाती हैं, किस आधार पर। खैर, हमें किसी से कोई विरोध नहीं है, जो भी बता रहे हो हमें पता भी नहीं है कहाँ से आपको ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेकंड चीज़, आप लोग कह रहे थे कि एक तरफा ऑर्डर हो जाता है अगर जवाब नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं होता जब तक जवाब नहीं आता है। और कोर्ट में सबसे पहले जवाब ही मांगा जाता है दोनों पक्षों से, काउंटर एफिडेविट आयोग से, रिज्वाइंडर याची पक्ष से। उसके बाद जो है फिर आर्गूमेंट होना, बहस होना शुरू होता है। उसके बाद फिर देखा जाता है क्या निष्कर्ष निकला, उसमें चीज़ें क्या पाई गई। फिर इसके बाद एक फाइनल काउंटर आयोग से, फाइनल रिज्वाइंडर याची पक्ष से मांगा जाता है। उसके बाद फिर तब जाकर के आदेश आता है। बीच में ये हो सकता है कि जब पहली बार काउंटर आ गया, अगर कुछ चीज़ें वहाँ पर अगर लगता है माननीय न्यायालय को गलत हैं तो एक इंटरिम रिलीफ याची पक्ष को मिल सकता है। बट उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि कहीं से भी किसी को याची आर्डर मिलने वाला है। याची आर्डर, पिटिशनर बेनिफिट या कोर्ट में जाने से नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती है। कोर्ट में सिर्फ न्याय मिलता है। जैसे मान लीजिए जो संविदा बहनें हैं, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है कोरोना के समय में, अपने समझ लीजिए कि पूरी जिम्मेदारी को समझते हुए, जबकि सब लोग देखेंगे घर में कि बचने का प्रयास कर रहे थे कि हम सोशल डिस्टेंसिंग कहीं बाहर ना निकले, लेकिन वे बहनें लगातार जो है अस्पतालों में सेवा कर रही थी। तो ये बिल्कुल एक आप लोगों की सही मांग है कि सरकार को विचार करना चाहिए था, आप लोगों को एक अस्थायी नियुक्ति प्रदान करे। लेकिन कोर्ट से ये सब चीज़ें आप आदेश नहीं करा सकते हैं।
बाकी देखिए संघर्ष करने के लिए मैं कभी मना नहीं करता हूँ, आप संघर्ष करने के लिए, लेकिन जो चीज़ें सरकार से हो रही हैं, अगर हम सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाकर के अगर वही चीज़ें बोलेंगे तो सरकार अगर करने वाले भी होते हैं तो फिर वो नहीं करेंगे या नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। जब हमें पता है कि हमारा जो काम है योगी जी से हो सकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हो सकता है, कोर्ट से खाली सीटों को भरने के लिए वेटिंग लिस्ट जैसे प्रावधान भी अगर नोटिफिकेशन में होता है मेंशन, तब जाकर के वहाँ पर कुछ चीज़ें बात बन पाती हैं। इस तरह से देखिए चांस बहुत कम होते हैं। और दूसरी बात देखिए जो आरक्षण वाला मैटर है, अभी हमने आपको एक रिजल्ट आया था चाहे जूनियर असिस्टेंट का चाहे यूडीए एलडीए का। यूडीए एलडीए वाला मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें एसटी की कोई सीट नहीं दी गई थी और एसटी की कोई कट ऑफ नहीं बनी है, उनको कोई उसमें आरक्षण नहीं मिला। तो अब वहाँ पर ऐसा तो होगा नहीं कि एसटी के अभ्यर्थी कोर्ट चले जाएंगे। होता ये है कि विभाग में आरक्षण के अनुसार ही पूरी सीटें डिवाइड होती हैं। जब वहाँ से अधियाचन आता है आयोग के पास, तो जिस विभाग में जितनी सीटें खाली होती हैं, जैसे आपकी भर्ती में पीएच की कोई सीटें खाली नहीं थी तो पीएच की कोई सीट नहीं मिली, जिस कैटेगरी में जितनी सीटें खाली मिलती हैं विभाग से अधियाचन प्राप्त होता है उतने ही पदों पर भर्ती कराई जाती है। और इसमें जब नोटिफिकेशन आता है उसी समय अगर तुरंत मांग की जाए कि नहीं सीटें पूरी की जाए तो वहाँ पर चीज़ें हो सकती है, लेकिन भर्ती होने के बाद फाइनल रिजल्ट आने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि उसमें आरक्षण पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें अधियाचन की सीटों पर भर्ती की जब हमें पता है कि अगर आप चीज़ों को सही से समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपको कुछ आप ये सोचेंगे कि हम यहाँ पर मतलब इन सब चीज़ों के बारे में विरोध कर रहे हैं, जबकि हम सही चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं। आरक्षण पूरा मिलना चाहिए। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है, कोई भी आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों से खिलवाड़ नहीं कर सकते, कोई भी सरकार हो चाहे कोई भी कार्यदायी संस्था हो कोई भी आयोग हो। लेकिन जो चीज़ें पहले आपको बिल्कुल सही जानकारी उनका होना आवश्यक है। इसके यही सेम चीज़ें ओबीसी एससी आरक्षण, सेम चीज़ें पीएच आरक्षण और ईडब्ल्यूएस वाले में ये चीज़ नहीं। ईडब्ल्यूएस वाले में दूसरा मैटर है, जैसे आपका ईडब्ल्यूएस पहले का बना हुआ था यानी 1 अप्रैल 2021 के पहले का बना है और आप सोच रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे तो हमारा मान्य कर लिया जाएगा, तो वहाँ पे संभावना बिल्कुल न के बराबर है, 0% है। या फिर हमारा 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना है लेकिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट, संशोधन नहीं, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी 5/1/2022 उसके पहले का बना होना चाहिए, उसके बाद का अगर बना है मान्य नहीं किया गया है तो वहाँ पर चांस बन सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं लिखा नहीं है लेकिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ये लिखा हुआ है। तो उस आधार पर भी चीज़ें वहाँ पर चांस कम है। बाकी आप सभी को अपने स्तर से अपने न्याय के लिए संघर्ष करने का पूरा अधिकार है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें यहाँ पर हमारी चीज़ें हमारे फेवर में हो सकती, बिल्कुल आप संघर्ष करते रहिए, मैं आप सभी के साथ हूँ। लेकिन जो सही चीज़ें हैं आप सभी को बताना भी हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, तो आयोग का जवाब हमने बता दिया आप सभी को कि जब तक आयोग जवाब नहीं लगाएंगे, और जो स्टे वाली जो बात हमेशा बार बार बोली जा रही थी, हमने पहले भी बताया था कि स्टे वगैरह चीज़ें इतनी आसानी से नहीं होती हैं। सबसे पहले आयोग से काउंटर आएगा माननीय न्यायालय में, वहाँ पर चीज़ें प्रूफ होंगी, निष्कर्ष निकलेगा कि नहीं भर्ती प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी हुई है, तब जाकर के कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन बिना काउंटर आए बिना आयोग के जवाब लगाए भर्ती में कोई भी स्टे जैसी चीज़ें होने के चांस बिल्कुल न के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई थी और आप ये सब चीज़ें देखेंगे भी। आयोग के पास स्टाफ की कमी है, आयोग के पास तमाम काम होते हैं और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं कोर्ट में पहले के भी जहाँ पर आयोग को जवाब लगाने में कई कई महीने लग जाते हैं, वहाँ पे समय लेते रहते हैं कोर्ट से। लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि भर्ती में स्टे लग जाएगा या फिर आयोग के पास जवाब नहीं, इस तरह की ये भ्रामक चीज़ें होती हैं, इस तरह की कोई भी बात नहीं होती है। हाँ, अगर वो जानबूझ करके ना लगाए तो वहाँ पर बात अलग है, लेकिन अगर उनके पास समय नहीं है या फिर अभी वो हलफनामा उनका काउंटर उनका तैयार नहीं हो पाया है तो फिर किस प्रकार से दाखिल करेंगे कोर्ट में, ये चीज़ें होती हैं। और एक इसमें जो सबसे गंभीर प्रकरण ये है कि जिन बहनों के कट ऑफ अंक से ज़्यादा नंबर हैं, तो उनमें हमने आप सभी को बताया था कि ईडब्ल्यूएस का वैलिड प्रमाण पत्र होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, विवाहित बहनें हैं तो उनकी पिता पक्ष का ही होना चाहिए और फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। एलिजिबिलिटी अर्हता संबंधी कोई दिक्कत ना हो, रजिस्ट्रेशन का कोई दिक्कत ना हो। जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था वो भी स्टेट का ही उसमें लगेगा, किसी अदर स्टेट का नहीं चाहिए, उसमें स्टेट वाला ही चाहिए जो लखनऊ में रजिस्ट्रेशन हुआ रहना चाहिए। इसी तरह से बाकी अन्य चीज़ें, जब ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स मतलब कुल मिलाकर के आप ऐसे समझ लें, जब डॉक्यूमेंट्स आपके बिल्कुल सही हो तब आप कोर्ट में उसके बाद अपने आप नंबर चेक करवा सकते हैं। नंबर अगर आपके ज़्यादा होंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होना चाहिए था। और इसमें भी सबसे पहले आयोग की तरफ से जवाब ही आएगा उन बहनों के, उन याचियों के, उन शिकायतकर्ता जो बहनें हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है या फिर उनके नंबर कितने हैं, या फिर जो संविदा एएनएम बहनें
कुछ लोगों की शिकायत है कि हमें नंबर नहीं मिले, हमें वेटेज नहीं मिला, तो उनको वेटेज मिला है कि नहीं मिला है? अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है? और एक लास्ट मैटर यहाँ पर और है, जो 380 सीटें हैं प्लस एक रिजर्व सीट है, 380 सीटें यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर भी याचिका पड़ी हुई है, इंडिपेंडेंट भी याचिका पड़ी हुई है, जिसमें एसटी की सीटें एससी को देने की मांग की गई है। तो इसमें देखिए, सरकार अब जब आयोग से जवाब लगाया जाएगा, मैं भी इस विषय पर बहुत ज़्यादा नहीं, मैं आपको कुछ भी चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें आयोग के क्या उसमें प्रोविजन है, क्या नियम है, क्योंकि हर भर्ती का अपना एक नियमावली होता है, उसी के अनुसार भर्ती प्रोसेस की जाती है। तो उसके बारे में जब तक चीज़ें पूरी तरह से क्लियर नहीं होती, तब तक हम इस बारे में आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। बाकी आप सभी कोशिश करते रहिए। और एक वेटिंग सूची वाला जो है, इसका भी आप देखेंगे कि आयोग से वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, सीटें जो है अग्रेतर कर दी जाती हैं, या जो सीटें उनको लगता है अपने नियमानुसार उन सीटों को समायोजित कर लिया जाता है। तो जो सीटें अग्रेतर की जाती है, मतलब जो सीटें कैरी फॉरवर्ड की जा रही हैं, उन सीटों को समायोजन के लिए सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की जा सकती है। उसमें होने के चांस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें संगठित होकर के लगातार मांग करनी होगी, चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सर हों, वेटिंग लिस्ट के लिए। और इसमें 2-4 लोगों से नहीं, जितनी भी बहनें हैं सबको मिल कर के कोशिश करनी होगी। 300-400 मतलब 380 ये हो गई, लगभग 400 आप मान लीजिए, टोटल 400 सीटों पर अगर वेटिंग लिस्ट आती है, तो हर कैटेगरी में कम से कम 2-3 या उससे भी ज़्यादा मेरिट डाउन हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप सभी को सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, जो भी आपकी भर्ती से संबंधित चीज़ें हैं। और सेलेक्टेड वाला हमने पहले ही बता दिया था, और उनमें जो भी मामले हैं प्रोविजनल की या विदहेल्ड के, उनको लेकर के समय समय पर हम बात करते रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट केस से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी या उनके प्रभाव कहाँ, चाहे सेलेक्टेड पर, चाहे जो खाली सीटें हैं उन पर वेटिंग लिस्ट, या फिर कोर्ट से उस पर कोई आदेश हो सकता है, सारी चीज़ों को लेकर के हमने यहाँ पर बात किया है। वीडियो को अगर आपने पूरा सुना होगा तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर भी आप सभी कर दिया करें। आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी, आप सभी को इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।